अपनी बदनामी का सेहरा मेरे ही सर है, ना मैं नादानी में मोहब्बत करती और ना अपना सब कुछ लुटाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती। ये इन दिनों की बात है कि जब काफी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली था। मालिक मकान किसी मुख्तसर फैमिली की तलाश में था। जल्द ही इसको किराएदार मिल गया। ये किराएदार रऊफ नामी नौजवान लड़का था। वो नजदीकी गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वो सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में मशगूल हो जाता। जल्द ही पास पड़ोस वालों ने महसूस किया कि इसकी सेहत खराब होती जाती है। जब वो गांव से आया था, सुर्ख और सफेद और सेहतमंद था। बाद में रंगत पीली पड़ने लगी और दुबला भी होता गया। एक रोज वालिद साहब को गली में मिला। उन्होंने पूछा, असद बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो रोज बरोज कमजोर होते जाते हो? अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना लेकर खाता हूँ, जबकि मुझको बाहर के खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि पेट खराब रहता है। वालिद साहब बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। तालिब इल्मों का भी मुआशरे पर हक होता है। खाना तो रोज ही पकता है, एक आदमी का इसमें से निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है अंकल, जब जरूरत हुई बता दूंगा। इस गुफ्तगू के अगले रोज ही मालूम हुआ कि असद अस्पताल में दाखिल है। किसी गैर मियारी होटल से खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वाले ही अस्पताल ले गए। चपरासी को पैगाम देकर असद ने हमारे घर भिजवाया था कि मैं फलां अस्पताल में दाखिल हूँ, मेरे घर से अगर कोई आ जाए तो उनको बता दीजिएगा। शायद उन्हीं दिनों इसके घर से इसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था। तभी इसने ये संदेशा मेरे वालिद को भेजा था। वालिद साहब असद की इयादत को अस्पताल गए। वो वहां 5 दिन दाखिल रहा। इस दिन के बाद से इसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाता। जब वो कॉलेज से आ जाता तो बैल बजत बता मुलाजिम इसको खानों दे आता। असद ने बहुत इसरार किया कि वो खाने की रकम हर माह दिया करेगा, लेकिन वालिद साहब ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी हक होता है। यूं बर्बाद हुई जिंदगी। कुछ दिन बाद हमारा मुलाजिम छुट्टी पर चला गया। वालिद साहब तो दुकान पर होते थे, लिहाजा अब असद को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई दुबई में था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। इसने तो साफ मना कर दिया कि वो खाना पहुंचाने असद के घर नहीं जाएगी। वालिद नहीं चाहती थी कि असद रोजाना हमारे घर में खाना खाने, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब इसका यही हाल था कि जब वो कॉलेज से आता, बैल देकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, बैल देता और हम बर्तन ले लेते। बज़ाहिर ये आसान काम मगर खासा मुश्किल था। कभी उम्मी फारग ना होत तो ये फर्जवाद मुझको ही अंजाम देना पड़ता। एक रोज वो खाना लेने ना आया, अगले रोज भी ना आया। उम्मी बुरका और उसके दरवाजे पर गई। बैल दी, वो बाहर आया तो पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं ले रहे? कहने लगा, खाला जी
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है और मुझको इस हाल की भी तकलीफ हो गई। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनवा कर भेज देती हूँ। उम्मी ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो खाला का फोन आ गया कि उनके शौहर की तबीयत खराब है, उनको अस्पताल ले गए। फौर अलिफ आ जाओ। वालिदा ने बरका सर पर डाला और खाला के घर जाने निकल गई। इनको ये भी याद न रहा कि असद को खिचड़ी देनी है। काफी सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने ही हिम्मत की। चादर लपेट में खिचड़ी ले इसके दरवाजे पर पहुंची। बैल दी, कोई जवाब न आया। सोचा शायद असद की तबीयत ज्यादा खराब है। सब हिम्मत करके इसके घर के अंदर चली गई क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। दबे कदमों डरती डरती आगे बढ़ी। वो कमरे में न था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी। खिचड़ी इसके कमरे में पड़ी टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदमों लौटी तो वो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अम्मा को खाला के यहाँ जाना पड़ गया तभी मैं आ गई। अच्छा बर्तन लेती जाइए। उसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर को आ गई। इस पहली जुर्रत के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फारिग होती दरवाजे से झांकती। अगर कोई गली में इधर इधर न होता तो तेजी से इसके घर के अंदर चली जाती और खानों देकर आ जाती। शुरू में हम सलाम और दुआ के सिवा और कोई बात न करते थे। रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर इसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक महल्ले वालों को इल्म न था कि मैं उसे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज बदकिस्मती से महल्ले की एक औरत ने मुझको असद के घर से निकलते देख लिया। बस फिर किया था, बात मुझसे निकली और कोटे ओहे चले। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। हर तरफ इस बात को फैला दिया और यूं सारे महल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और इस डर से घर से मेरा बाहर निकलना बंद करा दिया कि कहीं इस खबर मेरे मामले की वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान कोई ऐसा वैसा मामला न था, लेकिन पाबंदी लगी तो न जाने क्यों दिल को बेकुली रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में इसकी जगह थी जो अब उसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कर्ब की शिद्दत भी दो चंद हो जाती है। अब मैं इससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दिया जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करे कहीं तो पिल भर को मिलो। इसने इस खत का कोई जवाब ना दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी लगी। एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेज कदमों से इसके घर की तरफ गई। इसके मकान की वो खिड़की जो सह में खुलती थी वो खिली हुई थी। हाथ आगे करके खत सहन में फेंककर उल्टे कदमों घर में घुस आए। अब असद को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब ना देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूंगी। अगले रोज इसने दोपहर के बाद हमारी बैल बिजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी छुट्टी इसने कहा, हो ना हो है। दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा,
मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। यूं बर्बाद हुई जिंदगी। अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, वो अचानक आ गए तो तुम मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहां करीब है, मैं उसके घर का कहकर जाऊंगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू है। अच्छा तो फिर रात को मिल लो। रात को? उसने हैरानी से कहा। हाँ, दरिया 2-4 कदम पर तो है। रात को अम्मी अलिफ बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकलकर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो आज रात जरूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहां तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रह जाऊं। यूं बर्बाद हुई जिंदगी। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब रूफ के पास इसके सवा चारा ना रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। इत्तेफाक के इस रोज अम्मा और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोई। जो ही वो सोई, मैंने दबे कदमों सहन उबूर किया और आहिस्ता से कुंडी खोल कुल्ली में झांक। आसमान पर सितारों की मध्यम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहां दूर दूर तक कोई न था। जाने दिल की गली का कियाजवर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान, इंसानों का खौफ रहता है और ना भूत प्रेत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में दरिया किनारे जा पहुंची। अगरचा मुझे आने में देर हो गई थी तो कभी यकीन था कि वो वहां जरूर होगा। हजारों वसवसों का खौफ दिल पर अटे। जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा कि वहां वो ना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आ गया। मैं समझी असद है जो मेरा इंतजार कर रहा है। यूं बर्बाद हुई जिंदगी, यूं बर्बाद हुई जिंदगी। जब जरा और आगे गई तो क्या देखा कि वहां वो तो नहीं, कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस पलटने लगी तो वो बोला, डरो नहीं बहना, मुझे असद ने भेजा है। इसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा, रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब पहुंचूंगी। मीर अगर ज्यादा दूर नहीं है, अब आ गई हो तो उसकी बात सुन लो। ये लो, इसने पर्चा लिखकर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो अगर मेरी बात का यकीन नहीं है। इसने जेब से टार्च निकाली और पर्चे पर डाली। मैंने पढ़ा। लिखा था, मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। अंदाज तहरीर इसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोच कर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे इसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। जरा आगे ही तो स्कूटर नजर आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले उड़ेगा। न जाने किधर किस रास्ते वो मुझे ले चला। उस वक्त मेरी मत मारी गई थी। असद के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी, हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। असद की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा न हुआ कितनी दौड़ चली आई हो। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोक कर उसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया।
अब मैं कुल्ली तौर पर उसके रहम व करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है, यूं बर्बाद हुई जिंदगी। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में दाखिल हो गई। तसव्वुर में असद का प्यार चेहरा था और कुछ सोचना था। जब अंदर गई वहां बिस्तर जरूर बिछा था मगर इस पर असद ना था। उधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले रही थी कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाजा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी भी आ गए मगर उनमें कोई असद न था। मैंने पूछा, असद कहाँ है? इनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है। अब हम हैं तुम्हारे असद। इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के इन सोहे में डुबोकर लिखूं न मदरन तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की और हुंदे जो कदम अनसब न सोच समझे उठाया, वो मुझे किसरा ले आया। रात सर पर से ऐसे गुजरी जैसे डाइन हो। हजारों गिद्ध और चीलें चलाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी स्याहियां सिमट कर मेरे दामन में ले आई। अजाइल्ला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर न की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती। जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो न जाती मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही। असद को कोसती रही कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था। वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भोलपन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर उनको मौका फराहम किया था। ये उकदा तो कभी खुल ही ना सका। घर जाती तो ये उकदा खिलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती। मेरी हालत मेरी बर्बादी का नौहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझको देखते ही शूट कर देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वो लोग घर को ताला लगाकर चले गए। मैंने पास पड़ोस में झांका और ना शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का सहर उगाने से बेहतर है कि यही प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आ गए। कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी है। इनके हत्थे चढ़ गए तो अखबारों में तस्वीरें जागी। बेहतर है निकल चलो। उन्होंने ना तो मुझे असद तक पहुंचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले और यहाँ शाही महल्ले में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। इस औरत ने मुझे दिलासा दी। वो कहती कि मुझे माँ समझो मगर माँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा थे। वो मुझे हीरा कहकर मुतारफ कराती थी। न जाने कब तक ये हीरा इस गंदी जगह पर बकता कि एक रोज एक शख्स जो वहां अपना दिल खुश करने आया था, मैंने इसे अपना किस्सा सुनाकर इल्तिजा की कि मुझको मेरे वालिदैन तक पहुंचा दो। बेशक वो मुझे शूट कर दे। इस जगह रहने से तो बाप के हाथों मर जाना बेहतर है। इस आदमी को तरस आया और उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। वहां सब बदल चुका था। माँ मेरी याद में रू रू कर अंधी हो चुकी थी। बाप ये बेइज्जती से ना सका और दुनिया से ही रुखसत हो गया। भाई ने दरवाजा तो खोला लेकिन कोई भी ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया। यूं बर्बाद हुई जिंदगी। वही आदमी मुझे वापस अपने साथ ले आया, मेरे से निकाह किया
اور میں اب اس کی بچے کی ماں بننے والی ہوں، پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہ کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی تانا نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔